माया, आज फिर मजदूरी नहीं मिली। 4 जगह गया, सबने मना कर दिया। लगता है अब पेट भरना भी मुश्किल हो जाएगा। मैंने सुबह कहा था चौधरी जी के यहाँ चले जाते। सुना है उनके खेत में काम करने वालों की जरूरत है। गया था वहां भी। कह रहे थे सोहन, तुम्हारे हाथ पैर में पहले जैसी ताकत नहीं रही। एक बूढ़े से क्या उम्मीद करें। बाबा, मैं काम कर लूंगा। स्कूल के बाद खेत में हाथ बटा लूंगा। इससे आपकी मदद भी हो जाएगी और मुझे स्कूल जाने का भी समय मिल जाया करेगा। नहीं बेटा, अभी पढ़ाई ही पूरी करो। खेत में काम करना आसान नहीं। खेत में काम करने के लिए अभी तुम बहुत छोटे हो। मन लगाकर पढ़ाई करो ताकि तुम्हें मेरी तरह खेतों में काम ना करना पड़े। बात तो ठीक है, मगर पेट की आग पढ़ाई नहीं देखती। घर में अनाज के नाम पर कुछ नहीं बचा। आज तो जैसे तैसे गुजारा कर लिया, कल क्या होगा? घर का सारा अनाज खत्म हो चुका है। भगवान भरोसे है माया। हर रोज मैं उम्मीद लेकर निकलता हूँ, पर खाली हाथ लौट कर आता हूँ। मैं और क्या करूँ? मुझे कोई काम भी तो नहीं देता। कल सुबह गांव के चौधरी से काम मांगूंगा, कुछ तो मिलेगा ही। चौधरी जी से? अरे पिछली बार भी तो टाल दिया था। उनका भरोसा मत करना। क्या करूं? दूसरा कोई चारा ही नहीं दिखता। बाबा, अगर पैसे होते तो हम भी अच्छे कपड़े पहनते, मिठाई खाते ना। हम पैसे होते तो तुझे शहर में पढ़ने भेजता, तेरा सपना पूरा करता। लेकिन सपने देखने से पेट नहीं भरता जी। जानता हूँ, पर बच्चे की आंखों में चमक देखता हूँ तो दिल तड़प उठता है। भगवान चाहेगा तो हमारे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। सोचता हूँ कल जंगल से लकड़ियां काट लाऊं, बेच दूंगा तो कुछ पैसे आ जाएंगे। लेकिन जंगल जाना खतरनाक है। सुना है वहाँ जंगली जानवर घूमते हैं। जो करना पड़े वो तो करना ही होगा। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। देख लेना जी, कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। मुसीबत से क्या डरना माया? इससे बड़ी मुसीबत तो हमारे खाली बर्तन है। बस जी, कल जल्दी जाना, शायद कोई रास्ता निकल ही आएगा। कल आखिरी कोशिश करूंगा माया। अगर कहीं से काम ना मिला तो जंगल से लकड़ियां ही काट लाऊंगा। अगली सुबह सोहन उठ गया और फटे पुराने कपड़े पहनकर खाली झोला लिए काम की तलाश में निकल पड़ा। आज तो कुछ ना कुछ करके ही लौटूंगा। चौधरी जी, कुछ काम हो तो बता दीजिए। घर में भूख से हाल बुरा है। सोहन, अब तुमसे काम होगा। जवान लड़के चाहिए, बूढ़े से क्या होगा? साहब, कोशिश करूंगा। जितना कहोगे उतना करूंगा, बस कुछ काम दे दो। अच्छा, मेरे बाग में घास उखाड़नी है। सुबह से शाम तक काम करना होगा। रोज के 5 रुपए दूंगा। 5 रुपए? ठीक है साहब, कब से आऊं? आज से ही लग जाओ। सोहन खुशी खुशी बाग में काम पर लग गया। शाम तक मेहनत की, हाथों में छाले पड़ गए, पर उसने हार नहीं मानी। वो खुशी खुशी अपने घर वापस आता है। क्या हुआ जी, काम मिला? हाँ, चौधरी जी के बाग में काम मिला है। बाबा, आज अच्छा खाना मिलेगा ना? उस रात पहली बार उनके घर में भूख की जगह उम्मीद थी। मेहनत की लौ जल चुकी थी और सोहन ने ठान लिया था कि वो कभी हार नहीं मानेगा। अगली सुबह सोहन उत्साह से भरा चौधरी के बाग में पहुंचता है, आंखों में उम्मीद की चमक। जैसे ही वो बाग के अंदर जाता है, देखता है कि वहां पहले से ही एक आदमी काम कर रहा है। अरे, ये कौन काम कर रहा है? ओ भाई, कौन हो तुम? क्या काम है? मेरा नाम सोहन है। चौधरी जी ने कल मुझे यहाँ काम पर रखा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम बीरू है। चौधरी जी ने ही रखा है। सुबह से काम कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने तो मुझसे कहा था कि बाग की घास उखाड़नी है। भाई, मैं क्या करूं? मुझे तो बस काम के लिए बुलाया गया है। तुम चौधरी जी से ही पूछ लो।
सोहन हैरान होकर इधर उधर देखता है। तभी चौधरी जी बाग में आते हैं। क्यों सोहन, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? साहब, आप ही ने तो कल कहा था कि बाग में घास उखाड़ने का काम कर देना। मैं तो उसी के लिए आया हूँ। लेकिन ये बीरू। हाँ हाँ, कहा तो था, लेकिन अब काम की जरूरत नहीं, बीरू को रख लिया है। मगर साहब, आपने मुझसे वादा किया था। मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है। मेरी हालत देखिए। अरे ज्यादा भावुक मत हो, बीरू की पत्नी मेरी घरवाली की जान पहचान की है, इसीलिए से काम पे रख लिया। तुमसे ज्यादा भरोसेमंद है। लेकिन साहब, मैंने भी मेहनत की थी। कल पूरा दिन खून पसीना बहाया। अब आप मुझे इस तरह कैसे मना कर सकते हैं? अरे भाई, जरूरत होगी तो बुला लेंगे, अभी तो कोई काम नहीं है। साहब, मेरे घर में 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मेरे लिए सबकी भूख मिटाना जरूरी नहीं है, समझे? चलो अब यहाँ से, बेकार की बहस मत करो। साहब, सिर्फ एक पेट की खातिर आया हूँ। किसी का हक नहीं मार रहा। आपने वादा किया था। मैंने कहा ना, अब जरूरत नहीं है, बीरू को काम पे रख लिया है, बात खत्म। सोहन भाई, माफ करना, मैंने जब काम मांगा तो साहब ने हाँ कर दी। मैं मजबूर हूँ। मजबूर तो मैं भी हूँ बीरू, मगर अब क्या करूँ? चौधरी जी, एक मौका दे दीजिए। सुबह सुबह दिमाग मत खराब करो, कहा ना जरूरत पड़ी तो फिर बुला लेंगे। अब चलते बनो। साहब, कम से कम कल की मजदूरी तो दे दीजिए। अरे कौन सी मजदूरी, एक दिन के काम से कोई अमीर नहीं बन जाता। जाओ यहाँ से। पर साहब। देखो सोहन, ज्यादा बातें मत बनाओ, मेरे पास वक्त नहीं है, जरूरत होगी तो खुद बुला लूंगा। पर साहब, मेरे बच्चे भूखे हैं। तो क्या करूं, मेरा घर नहीं चला रहे तुम। अब चलो भागो यहाँ से। सोहन का गला सूख गया, आंखों में आंसू आ गए। सोहन भाई, बुरा मत मानना, मेरी भी मजबूरी है। तेरी क्या गलती बीरू, गलती तो मेरी किस्मत की है। सोहन भारी कदमों से चौधरी के बाग से लौटता है। माथे पर पसीना, दिल में उदासी और आंखों में चिंता। घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने धीरे से पुकारा, माया, दरवाजा खोल। दरवाजा खुलता है। माया की आंखों में उम्मीद की झलक थी, पर सोहन का चेहरा देखते ही वो समझ गई कि कुछ ठीक नहीं हुआ। क्या हुआ जी, काम मिल गया? नहीं, चौधरी ने मना कर दिया। मना कर दिया? पर क्यों? कल ही तो कहा था कि काम मिलेगा। बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। तो जल्दी बताइए ना, ये चुप क्यों खड़े हैं? बोलिए जल्दी। जब मैं बाग में पहुंचा तो वहां पहले से ही एक आदमी काम कर रहा था, बीरू नाम का, क्योंकि उनकी बीवी चौधरी की घरवाली की जान पहचान की है। अपने ही लोग अपनों को काम देंगे ना, हमें क्यों देंगे? चौधरी को फिर से बोल कर देखते हैं, शायद। अरे उसने साफ मना कर दिया, कहता है काम नहीं है, जरूरत होगी तो बुला लेंगे। जब जरूरत होगी तब तो हम भूखे मर जाएंगे। और आर्यन, उसका क्या? वो भी तो हर रोज भूख से बिलखता है ना। सुनो जी, एक बात कहूँ? बोलो। जंगल से लकड़ियाँ काट लाओ, बेचेंगे तो कुछ पैसे आ जाएंगे। कम से कम एक दिन का गुजारा तो हो ही जाएगा। सोच ही रहा हूँ, मगर जंगल जाना आसान नहीं है। सुना है वहाँ जंगली जानवर घूमते हैं। तो क्या भूखे मर जाएं? एक बार फिर कोशिश करके तो देखो, शायद कुछ हाथ लग जाए। हाँ, सही कह रही हो, खाली बैठने से कुछ नहीं होगा। रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ आदमी दिखा, जो सिर झुकाए सोच में डूबा हुआ था। पास जाने पर पहचान गया, वो धनीराम था। अरे धनीराम, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या बताऊं भाई, मन भर गया है। क्यों रे, क्या हुआ? वही जो तेरे साथ हुआ, काम से निकाल दिया। तुझे भी? पर क्यों? कहते हैं अब तेरा काम नहीं चाहिए, तेरी जगह किसी और को रख लिया। तेरी जगह भी किसी अपने को ही रखा होगा, है ना? हाँ, साले बड़े लोग हम जैसे गरीबों की हालत नहीं समझते, बस अपने अपने लोगों को काम पकड़ा देते हैं। तो अब क्या करेगा? पता नहीं, सोच रहा था जंगल से लकड़ियां काट लाऊं, बेचूंगा तो 2 पैसे मिलेंगे। तो फिर मेरे साथ चल, मैं भी यही सोच रहा हूँ। 2 आदमी रहेंगे तो थोड़ा हौसला बना रहेगा। हाँ भाई, साथ चलेंगे तो डर भी कम लगेगा। सोहन और धनीराम दोनों जंगल की ओर बढ़ने लगे। रास्ते भर दोनों अपने अपने दुख बांटते रहे। सोहन, तेरा आर्यन कैसा है? कहने को तो ठीक है, लेकिन पेट खाली हो तो बच्चा भी बुझा बुझा सा रहता है। मेरे छोटे मोहन ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, पूछ रहा था बाबा रोटी कब मिलेगी, क्या बताता उसे। बच्चों के सवालों के आगे हम जैसे गरीब बेबस हो जाते हैं। धनीराम दिल तड़प उठता है।
सच कह रहा है भाई। जंगल का रास्ता सुनसान था। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। सुन, लकड़ी काटने की जगह कहाँ मिलेगी? आगे नदी किनारे बबूल के पेड़ हैं, वहीं से लकड़ी काट लेंगे। ठीक है, जल्दी चलते हैं, शाम होने से पहले लौटना भी है। हाँ, यहाँ जंगली जानवरों का डर भी है, रात में रहना खतरे से खाली नहीं है। दोनों ने जंगल में घुसकर सूखी टहनियां इकट्ठी करनी शुरू की। परिश्रम से पसीने में भीगते हुए भी उनके चेहरे पर आशा की किरण थी। सोहन और धनीराम जंगल में लकड़ियां बिनते और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी रास्ते में एक बड़े पत्थर के पास एक साधु बाबा बैठे दिखे। लंबी जटा, भस्म लगा हुआ शरीर और आंखों में एक रहस्यमयी चमक। बाबा ने दोनों को रोक लिया। रुको बेटा, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? बाबा, हम जंगल में लकड़ियाँ काटने आए हैं। घर में खाना खाने को तक नहीं है, काम भी छिन गया। अब जंगल से लकड़ियां लेकर बेचेंगे तो शायद पेट भर सके। चेहरे से तो दिखता है कि बहुत दुखी हो, मगर बेटा इस जंगल में ऐसे भटकना ठीक नहीं। यहाँ कई रहस्य छिपे हैं। क्या करें बाबा, कोई और चारा नहीं। पेट की आग से बड़ा डर कौन सा है? ठीक कहते हो बाबा, गांव में अब कोई काम नहीं। चौधरी ने भी काम से निकाल दिया। बच्चे भूख से लोते हैं तो दिल छलनी हो जाता है। मगर बेटा, भूख से लड़ने के लिए लकड़ियां ही क्यों? कभी सुना है इस जंगल के रहस्य के बारे में? रहस्य? कैसा रहस्य बाबा? क्या कह रहे हैं आप? यहाँ बस डर और भूख के सिवा कुछ नहीं है। नहीं बेटा, इस जंगल में खजाना है। खजाना बाबा? कैसा खजाना? कहाँ है वो? सब्र करो, बताता हूँ। मगर ध्यान रखना, लालच मत करना। लालच में पड़े तो सब नष्ट हो जाएगा। हमें बस इतना चाहिए कि परिवार का पेट भर सके। हाँ बाबा, हमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए। सुनो ध्यान से, अगर इस जंगल के सीधे रास्ते पर 2 मील तक बिना डरे जाओगे तो एक बड़ा पीपल का पेड़ मिलेगा। फिर उस पेड़ के नीचे से थोड़ा हटकर खुदाई करना, वहां तुम्हें एक लोहे का बक्सा मिलेगा। और उस बक्से में? बक्से में जंगल का खजाना है, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात। मगर ध्यान रखना, उस खजाने में से बस उतना ही लेना जितनी जरूरत हो। लालच करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। बाबा, ये कोई धोखा तो नहीं? बिल्कुल, अगर सच होता तो अब तक किसी को मिल गया होता। धोखा नहीं बेटा, इस जंगल की सच्चाई बहुत कम लोग जानते हैं। जो लालची होते हैं वो खजाने तक पहुंच ही नहीं पाते, रास्ते में ही खो जाते हैं। और जो लालच ना करें, जो जरूरत भर ही लेते हैं, वो सही सलामत लौट आते हैं। मगर याद रखना, अगर बक्से से जरूरत से ज्यादा लिया तो विनाश निश्चित है। बाबा, एक बात बताइए, अगर हमें खजाना मिला तो किसी को बताना तो नहीं पड़ेगा? नहीं, मगर जो लो ईमानदारी से बांट लेना, कोई कपट मत करना। तो बाबा, हम जाएं? जाओ बेटा, मगर सावधान रहना, लालच में मत फंसना। बाबा, और कोई बात? कुछ और ध्यान रखने की जरूरत है? हाँ, अगर रास्ते में कोई अजीब आवाज सुनो या कोई परछाई देखो तो पलटकर मत देखना, बस चलते रहना। अजीब आवाज? हाँ, वो खजाने की रक्षा करने वाली आत्माएं हैं, लालची को ही परेशान करती हैं। और अगर हम बिना लालच के जाए? तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है बाबा, हम वैसा ही करेंगे जैसा आपने कहा। धन्यवाद बाबा, आपकी कृपा रही तो हमारा भाग्य बदल जाएगा। भाग्य खुद बनता है बेटा, मेहनत और ईमानदारी ही असली खजाना है। सोहन और धनीराम ने बाबा को प्रणाम किया और जंगल के भीतर उस रहस्यमयी पीपल की ओर बढ़ गए। सोहन और धनीराम जंगल के भीतर बढ़ रहे थे। दोनों के चेहरे पर उत्सुकता और हल्का डर साफ झलक रहा था। रास्ता घना और अंधकारमय था। पत्तों की सरसराहट और दूर से आती रहस्यमयी आवाजें माहौल को और भी डरावना बना रही थीं। सोहन, सच बताओ, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? थोड़ा तो लग रहा है, मगर भूखे पेट का डर इससे बड़ा है। अगर बाबा की बात सच निकली तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। मुझे तो लगता है कहीं ये कोई चाल तो नहीं। जंगल में भला खजाना क्यों दबा होगा? तुमने बाबा को देखा नहीं, वो कोई साधारण आदमी नहीं लगते थे। और फिर हमें क्या करना है, काम तो पहले ही चला गया है। बात तो सही कह रहे हो, लेकिन बाबा ने कहा था कि लालच मत करना, कहीं हमसे कोई भूल ना हो जाए। हम कोई लालच थोड़ी करेंगे, जितनी जरूरत है उतना ही लेंगे। बच्चों की भूख मिट जाए इतना काफी है। लेकिन अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? तब भी क्या, भूख से मरने से तो अच्छा है कोशिश करना। दोनों धीरे धीरे चलते रहे। रास्ते में सूखे पत्तों की चरमराहट के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अचानक धनीराम ठिठक गया। सोहन,
ये देखो वो सामने, क्या वही बड़ा पीपल का पेड़ है? हाँ, लगता तो वही है। बाबा ने कहा था कि 2 मील के बाद मिलेगा, और देखो कितना विशाल है। लेकिन ये पेड़ कुछ अजीब लग रहा है। अजीब तो लग रहा है, पर यही तो खोज रहे थे। चलो जल्दी से काम खत्म करते हैं। सोहन ने अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर मारी और धनीराम ने झुककर मिट्टी हटानी शुरू की। मिट्टी कुछ नरम थी जिससे खुदाई आसान हो रही थी। कुछ ही देर में सोहन का हाथ किसी ठोस चीज से टकराया। अरे धनीराम, कुछ है यहाँ? क्या क्या सच में? हाँ, लगता है लोहे का बक्सा है। बाबा की बात सच निकली। दोनों ने मिलकर बक्से को जमीन से बाहर निकाला। बक्सा भारी था और जंग लगा हुआ था। सोहन ने कुल्हाड़ी से उसके कीले खोल दी। बक्सा खुलते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। हे भगवान, इतना सोना चांदी, ये सच में खजाना है। मैंने तो कभी सपने में भी इतना धन नहीं देखा। सोहन, अब क्या करें? सब ले चलें? नहीं, बाबा ने कहा था कि लालच मत करना, हमें सिर्फ अपना जरूरत भर लेना चाहिए। लेकिन इतना सारा सोना देखकर कौन मना कर सकता है? अगर सब ले जाएं तो जिंदगी बदल जाएगी। बिल्कुल, मगर सोचो अगर कुछ ऊंच नीच हो गया। हम बच्चों के लिए धन ले जा रहे हैं, उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। ठीक कहते हो, मगर कितना लें? आधा खजाना ले लेते हैं, बाकी यहीं छोड़ देते हैं। आधा? क्या सच में? कहीं हम कोई भूल तो नहीं कर रहे? बाबा ने साफ कहा था, जरूरत से ज्यादा लिया तो विनाश तय है। हमें उनकी बात माननी चाहिए। ठीक है, तुम आधा निकालो, मैं इधर नजर रखता हूँ। सोहन ने बक्से में से आधा सोना चांदी निकाल लिया। धनीराम ने बक्से को दोबारा उसी जगह पर दबा दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। दोनों ने चारों ओर देखा, कहीं कोई देख तो नहीं रहा। अब चलते हैं, रात गहरी जा रही है, कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। हाँ, जल्दी निकलते हैं। दोनों ने खजाना अपने कपड़ों में छिपाया और जंगल से बाहर की ओर चल पड़े। सोहन, अगर किसी को पता चला तो? किसी को कुछ नहीं बताना, ये हमारा राज है। अगर मुंह खुला तो खतरा मोल लेंगे। सही कहा। बाबा की बात याद रखना, लालच मत करना। हमारे दिन बदलने वाले हैं, मेहनत से जीना है और किसी को भनक नहीं लगने देनी। बिल्कुल सोहन, अब से हर कदम फूक फूक कर रखना है। दोनों चुपचाप जंगल से बाहर निकल गए। सोहन खजाना लेकर घर पहुंचता है। रात का समय था। सोहन के हाथ में एक कपड़े में लिपटा खजाना था। सुनिए, इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं तो चिंता में घुली जा रही थी। माया, आज की रात हमारी किस्मत बदल गई। देखो, भगवान ने हमारी सुन ली। किस्मत? क्या बात कर रही हो? आखिर हुआ क्या है? देखो, सोना चांदी से भरा खजाना, अब हमारी गरीबी खत्म। हे भगवान, ये कहाँ से लाए? कहीं चोरी चकारी का तो नहीं है? नहीं माया, जंगल में मिला है। एक साधु बाबा मिले थे, उन्होंने रास्ता बताया। धनीराम भी मेरे साथ था। आधा खजाना लाए हैं, आधा वहीं छोड़ दिया। लालच मत करना, ऐसा बाबा ने कहा था। क्या सच में? आधा क्यों छोड़ा? सब क्यों नहीं ले आए? अरे बाबा ने चेतावनी दी थी, जो लालच करेगा उसके साथ बुरा होगा, इसीलिए आधा ही लाया हूँ। भगवान की कृपा है, अब हमारा भी अच्छा समय आएगा। अब सबसे पहले मैं एक पक्का मकान बनवाऊंगा। सुनिए जी, लेकिन किसी को बताना मत। गांव में लोग बहुत जलते हैं, नजर लग जाएगी। बिल्कुल, किसी को कुछ नहीं बताएंगे, चुपचाप अपनी जिंदगी बदलेंगे। कुछ महीनों बाद सोहन ने गांव में एक बड़ा पक्का मकान बनवा लिया। सच में भगवान ने हमारी सुन ली। अब हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। हाँ माया, मेहनत से जीना है और हमेशा भगवान का शुक्रगुजार करना है। चौधरी जी अपनी हवेली के बरामदे में बैठे हुए। पास में उनका विश्वास पात्र मुंशी धर्मदास था। मुंशी, ये सोहन और धनीराम अचानक अमीर कैसे हो गए? कल तक तो दोनों चिथड़े पहने फिरते थे, अब देखो पक्का मकान खड़ा कर लिया। तुझे कुछ पता चला? हुजूर, मैं भी यही सोच रहा हूँ। दोनों के पास इतनी दौलत आई कहाँ से? ना खेती बाड़ी है, ना कोई जमीन जायदाद। जरूर कोई राज है। कुछ तो गड़बड़ है। मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। मेरी जमीन पर रहकर कोई मुझसे बड़ा बने, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं। बिल्कुल सही फरमाया सरकार। कहीं चोरी चकारी तो नहीं की दोनों ने? सोहन में इतनी हिम्मत नहीं, कुछ और बात है। मुझे पता लगाना होगा। हुजूर, मैं तो कहता हूँ कि धनीराम पर नजर रखनी चाहिए। वो ज्यादा चतुर लगता है, कहीं से कोई खजाना वजाना हाथ लगा होगा। सही कह रहा है। दोनों की दोस्ती भी अचानक तकड़ी हो गई। कहीं जंगल में कुछ मिला होगा। बिल्कुल मुमकिन है सरकार। जब से दोनों जंगल से लौटे हैं, तभी से इनके ठाट बदल गए। कोई साधु सन्यासी से मुलाकात हुई होगी। अगर खजाना है तो वो मेरे हक का है, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तो फिर हुक्म दीजिए सरकार, क्या करना है? सुन मुंशी, दोनों की हर हरकत पर नजर रख, खासकर रात में। ये राज हमें जल्दी ही पता करना है। जी हुजूर, मैं हर वक्त उनके पीछे रहूंगा।
पर सरकार, अगर खजाना मिला तो वो मेरा होगा। इस गांव में मेरी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। सोहन और धनीराम मुझसे बच नहीं सकते। बहुत खूब सरकार, बस कुछ ही दिनों में राज खुल जाएगा। चौधरी जी अपनी योजना में जम गए। अब उनके मन में सोहन और धनीराम से खजाना छीनने की चाल चल रही थी। शाम का वक्त था, सूरज ढल चुका था। सोहन के घर के सामने वाले पुराने बरगद के पेड़ पर बने चबूतरे पर सोहन और धनीराम बैठे थे। पास ही झाड़ियों के पीछे मुंशी धर्मदास चुपचाप उनकी बातें सुनने के लिए छिपा हुआ था। सोहन, सच कहूं तो अगर साधु बाबा ना मिलते तो हम आज भी रोटी के लिए तरस रहे होते। बिल्कुल सही कह रहा है धनीराम। बाबा की बात मानकर ही तो हमारी किस्मत पलट गई। न जाने कैसे कैसे दिन देखे हैं हमने। हाँ रे, वो दिन याद है जब बारिश में तेरी झोपड़ी टपकती थी और हम दोनों भीगते हुए रात गुजारते थे। कहाँ भूल सकता हूँ। और अब देख, पक्की छत के नीचे बैठा हूँ। बाबा की दी हुई सीख सच में हमारा भला कर गई। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमने लालच नहीं किया। खजाने का आधा हिस्सा वहीं छोड़ दिया, वरना न जाने क्या अनर्थ हो जाता। बाबा ने साफ कहा था, लालच किया तो बुरा होगा। हमने अपना हिस्सा लिया, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। मैं तो रोज बाबा के लिए दुआ करता हूँ, भगवान उन्हें खुश रखे। मैं भी। अगर वो ना होते तो आज हम यूं बैठकर चैन की सांस नहीं ले रहे होते। पास ही झाड़ियों में छिपा मुंशी धर्मदास ये सब बातें गौर से सुन रहा था। जैसे ही इसे पूरा भेद पता चला, वो चुपके से चौधरी जी के पास जाने के लिए वहां से खिसक गया। चौधरी जी अपनी हवेली के आंगन में बैठे थे। मुंशी धर्मदास हाफता हुआ अंदर आया। क्या हुआ मुंशी, कुछ पता चला? हुजूर, राज खुल गया। मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना है। जल्दी बता, आखिर क्या मालूम हुआ? हुजूर, वो दोनों जंगल गए थे। वहां किसी साधु बाबा से मिले, जिसने उन्हें खजाने का रास्ता बताया। खजाना? तू पक्का कह रहा है? जी सरकार, मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। दोनों ने खजाना पाया और आधा हिस्सा वहीं छोड़ दिया, जैसा बाबा ने कहा था। ओह, तो ये बात है, तभी इतनी जल्दी अमीर बन गए दोनों। हुजूर, अगर हम भी उस खजाने तक पहुंच जाएं तो पूरी जिंदगी चैन से कटेगी। लेकिन काम ध्यान से करना होगा। अगर किसी को भनक भी लगी तो बात बिगड़ जाएगी। बिल्कुल सही कहा सरकार। क्या हुक्म है? पहले तो ये पता करना होगा कि वो खजाना कहाँ छुपा है। कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी और से भी ये बात कह दे। हुजूर, मैं एक काम करता हूँ, धनीराम को अकेले में पकड़कर उसकी जुबान खुलवाता हूँ। वो सीधा साधा आदमी है, आसानी से फंस जाएगा। नहीं, सीधे सीधे कुछ नहीं करना, होशियारी से काम ले। तो क्या करें हुजूर? कल रात उनके घर के आसपास निगरानी रख, देख कि वो फिर जंगल जाते हैं या नहीं। और हाँ, अगर मौका मिले तो दोनों में फूट डालने की कोशिश कर। समझ गया सरकार। अगर खजाना बचा है तो अब वो हमारे हाथ से नहीं छूटेगा। सोहन और धनीराम ने ज्यादा उड़ने की कोशिश की तो पर कतर दूंगा। इस गांव में मुझसे ऊपर कोई नहीं हो सकता। हुजूर, आपकी मर्जी से ही सूरज निकलता है। आप कहें तो आज रात से ही काम शुरू कर दूं। रात में ध्यान रखना, अगर दोनों में से किसी ने कुछ बताया तो खबर मुझे दे। मैं अपना तरीका अपनाऊंगा। आप फिक्र ना करें सरकार, अब खजाना ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रहेगा। अगर वो खजाना मेरा नहीं हुआ तो मैं किसी को चैन से नहीं रहने दूंगा। दोनों की आंखों में लालच की चमक थी। अब वे सोहन और धनीराम की खुशियों को छीनने की पूरी योजना बना चुके थे। अगले दिन की सुबह थी। धनीराम अपने घर के सामने बैठा था, तभी मुंशी धर्मदास धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसकी आंखों में एक चालाकी भरी चमक थी। अरे धनीराम भैया, क्या हालचाल है? बड़ा खुश नजर आ रहे हैं आजकल। अरे मुंशी जी, भगवान की कृपा है, सब बढ़िया है। वाह भाई, मैं तो कहता हूँ आदमी की किस्मत जब बदलती है तो सब कुछ बदल जाता है। वैसे एक बात पूछूं? पूछिए मुंशी जी। सुना है तू और सोहन रातों रात अमीर बन गए। भाई, कोई राज की बात है क्या? अरे मुंशी जी, ऐसी कोई खास बात नहीं, मेहनत का फल मिला बस। धनीराम, मुझसे क्या छुपाएगा, तुझे मैं कब से जानता हूँ। देख, मैं तेरा भला चाहता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि कोई और तेरी किस्मत लूट ले या चौधरी जी तुझे कोई सजा दे दे। मुंशी जी, ये बात किसी से मत कहिएगा। हम दोनों ने जंगल में एक साधु बाबा से सुना था कि पीपल के पेड़ के नीचे खजाना छुपा है। हमने जाके खोदा तो सच में मिला। क्या सच में खजाना? हाँ, मगर बाबा ने कहा था कि लालच मत करना। हमने आधा लिया, आधा वहीं छोड़ दिया। अच्छा,
कहाँ है वो पीपल का पेड़? जंगल के बीचों बीच। लेकिन मुंशी जी, लालच बुरी चीज है। बाबा की बात सच निकली, आधा ही लिया, इसीलिए खुश है। तू फिक्र मत कर, मैं तेरा भला चाहता हूँ। ये बात मैं सिर्फ अपने तक रखूंगा। हुजूर, हुजूर, राज खुल गया। जल्दी बता। जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे खजाना है। आधा खजाना तो वो ले गए, लेकिन आधा खजाना अभी भी वहीं दबा है। तो देर किस बात की, आज ही चलकर उठा लेते हैं। मैं कोई धनीराम सोहन नहीं कि लालच से डर जाऊं। हुजूर, आज रात को ही निकलते हैं, कोई देख ना ले। रात का समय था। चांदनी में हल्का उजाला फैला था। चौधरी और मुंशी कुदाल और फावड़ा लेकर जंगल में पहुंचे। पीपल का पेड़ उनके सामने खड़ा था। यही है वो जगह? हाँ हुजूर, यही बताया था। दोनों ने मिलकर खुदाई शुरू की। थोड़ी देर में लकड़ी का एक पुराना बक्सा बाहर निकला। उसकी आंखें लालच से चमक उठी। देख मुंशी, हमारा वक्त आ गया। अब पूरी तहसील पर मैं राज करूंगा। हुजूर, अब तो सोने की लंका बन जाएगी आपकी हवेली। कुछ महीने बीत गए। चौधरी के सारे पैसे डूब गए। वो बहुत गरीब हो गया। चौधरी झोपड़ी के बाहर दुखी मन से बैठा हुआ था। मुंशी, ये क्या हो गया? हम इतने गरीब क्यों हो गए? हुजूर, बाबा ने कहा था लालच बुरी चीज है, हमसे भूल हो गई। चुप रहे, तेरी वजह से मेरा सर्वनाश हो गया। दूसरी ओर सोहन अपने घर में बैठे आराम से अपने बेटे आर्यन के साथ खेल रहा था। धनीराम भी खुशहाल जीवन जी रहा था। दोनों ने जो लिया उसी में संतुष्ट थे और उनका जीवन सुखमय बीतने लगा। एक दिन सीमा अपनी भैंस के लिए जंगल में चारा काटने जा रही थी। तभी पास के एक बरगद के पेड़ पर एक जादुई तोता बैठा था। उसने सीमा को देखकर कहा, वाह, ये औरत कितनी मेहनती है। मैं कई सालों से देख रहा हूँ। ये हर सुबह जंगल आती है और अपने भैंस के लिए ताज़ा चारा काट कर ले जाती है। लेकिन एक भैंस कितना ही दूध दे, उससे तो बस इनके घर की खीर ही बनती होगी। फिर ये बेचते क्या होंगे? मैं एक जादुई तोता हूँ, क्यों ना मैं गाय बनकर इनके घर चला जाऊं? मेरे दूध को बेचकर ये अपनी जिंदगी आराम से जी सकेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। ये औरत बहुत दयालु और नेक दिल भी लगती है। इतना कहकर तोता पेड़ से उतरा और एक सुनहरी चमक के साथ एक खूबसूरत गाय में बदल गया। फिर वो सीमा के पास गया और बोला, हे दयालु औरत, इस जंगल में मेरा कोई नहीं है। मैं अकेली हूँ। क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगी? मैं तुम्हें बदले में ढेर सारा दूध दूंगी। सीमा ने गाय की बात सुनकर आश्चर्य से कहा, ये क्या? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? ये गाय तो बोल रही है। पहले तुम बताओ, तुम बोल कैसे रही हो? मैंने तो आज तक कोई गाय इंसानी आवाज में बोलते नहीं देखी। दरअसल मैं एक जादुई गाय हूँ, इसीलिए मैं इंसानों की तरह बोल सकती हूँ और उनकी बातें समझ सकती हूँ। मैं कह रही थी, मुझे अपने घर ले चलो। तुम मुझे सुबह शाम हरा भरा चारा देना और मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। उस दूध को बेचकर तुम अपनी जिंदगी आराम से चला सकोगी। एक भैंस से तुम्हारा गुजारा तो हो नहीं रहा। सीमा ये सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, अरे जादुई गाय, तुम सच कह रही हो। अगर ऐसा हुआ तो हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। सीमा गाय को लेकर घर की ओर चल पड़ी। थोड़ी देर बाद सीमा गाय के साथ घर पहुंची तो उसके पति रोहन ने आश्चर्य से पूछा, अरे सीमा, तुम तो भैंस के लिए चारा काटने गई थी, फिर ये गाय कहाँ से ले आई तुम? रोहन, मैंने इसे कहीं से पकड़ा नहीं, ये मुझे जंगल में मिली। इसे बस थोड़ा सा चारा देना है और ये बदले में ढेर सारा दूध देगी। एक भैंस से हमारा गुजारा नहीं हो रहा था, अब इस गाय का दूध बेचकर हम अच्छे से जी सकेंगे। सीमा, तुम सच कह रही हो? फिर तो तुमने बहुत अच्छा किया। हम आज से इस गाय का अच्छे से ध्यान रखेंगे। उस दिन से दोनों रोज जंगल से गाय के लिए हरा भरा चारा लाने लगे। दिन बीतते गए। कुछ समय बाद रोहन गांव के मुखिया के पास रोज दूध देने जाने लगा। एक दिन उसका पड़ोसी नितिन ये सब देखकर सोचने लगा, अरे, इसके पास तो एक ही भैंस थी, फिर ये रोज बाल्टी भरकर दूध कहाँ से ला रहा है? एक भैंस इतना दूध कैसी दे सकती है? जरूर कोई रहस्य है, मुझे जल्दी पता लगाना होगा। नितिन अपनी पत्नी नेहा को ये बात बताने घर गया। घर पहुंचकर बोला, नेहा, तुम तो जानती हो कि रोहन के पास सिर्फ एक भैंस थी, फिर वो कहाँ से रोज बाल्टी भर भर के दूध बेच रहा है?
हमें जल्दी पता लगाना होगा, वरना वो हमसे भी अमीर हो जाएगा। ये जी, अगर ऐसा है तो जाइए और जल्दी पता लगाइए। मैं ऐसा होता नहीं देख सकती। हाँ ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ। वो रोहन के घर पहुंचा और चुपके से सब देखने लगा। रोहन गाय से बातें कर रहा था। मेरी प्यारी गाय और चारा खाएगी? मैं अभी लाता हूँ। नहीं रोहन, आज तुमने मुझे बहुत चारा खिला दिया, अब मैं और नहीं खा सकती। नितिन गाय को बोलते हुए देखकर हैरान रह गया। अरे, ये गाय तो बोल रही है। ये कैसे हो सकता है? गायें भी इंसानों की तरह बोलती हैं। रोहन, आज मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। जितना दूध चाहिए उतनी बाल्टियां रख दो। कल सुबह वो सारी बाल्टियां दूध से भरी होंगी। नहीं नंदिनी, तुम पहले जितना दूध देती थी उतना ही दो। ज्यादा लालच अच्छा नहीं। हमारा गुजारा अच्छे से हो रहा है। वैसे तुम्हें मेरे घर अच्छा लग रहा है ना? तुम्हें चारा देने में तो मैं परेशान नहीं हूँ। हाँ रोहन, मैं बहुत खुश हूँ। हमारे दूध से तुम्हें फायदा हो रहा है ना? हाँ नंदिनी, तुम्हारे दूध से हमें 2 वक्त की रोटी मिल रही है। अच्छा, तो ये जादुई गाय है जो बाल्टी बाल्टी दूध देती है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। हाँ, कल जब रोहन गाय को जंगल ले जाएगा, मैं उसे मार दूंगा। फिर देखता हूँ ये दूध कहाँ से लाता है। रोहन, एक जरूरी बात सुनो। अगर मुझे कुछ हो जाए या कोई मुझे मार दे तो तुम चिंता मत करना। जिस पेड़ के नीचे मैं सीमा को मिली थी, उसकी पत्तियां मेरे सिर पर रख देना। मैं फिर से जीवित हो जाऊंगी। नंदिनी, ऐसी बातें क्यों करती हो? मेरा किसी से झगड़ा नहीं। कोई तुम्हें क्यों मारेगा? चलो मैं तुम्हें जंगल ले चलता हूँ। सीमा, मैं नंदिनी को जंगल ले जा रहा हूँ। अगर देर हो जाए तो चिंता मत करना। ठीक है, लेकिन जंगल में सावधान रहना, वहाँ जंगली जानवर होते हैं। रोहन गाय को लेकर जंगल गया। वहाँ नंदिनी हरा भरा चारा खाने लगी। तभी रोहन ने सोचा, आज बहुत गर्मी है, एक काम करता हूँ, मैं उस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वो पेड़ के नीचे जमीन पर बैठ गया। इधर नितिन झाड़ियों में छिपा था। उसने सोचा, इस गाय को मारना ही पड़ेगा। ये मेरे रास्ते का कांटा है। तभी नंदिनी जोर जोर से चिल्लाने लगी। रोहन नींद से जागा और बोला, अरे नंदिनी को क्या हुआ? मुझे देखना चाहिए। वो गाय के पास पहुंचा और देखकर स्तब्ध रह गया। नंदिनी मर चुकी थी। रोहन बहुत दुखी हुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, ये कैसे हो गया? मेरी नंदिनी कैसे मर गई? अब मैं सीमा को क्या जवाब दूंगा? रोहन उदास होकर घर लौटा। तभी सीमा ने पूछा, रोहन, क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्यों हो? और नंदिनी कहाँ है? सीमा, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? नंदिनी अब नहीं रही, वो मर गई। ये क्या कह रहे हो? वो तो जंगल में चारा खाने गई थी। बताओ क्या हुआ? मैं जंगल में पेड़ के नीचे सो रहा था, तभी अचानक नंदिनी की चीख सुनाई दी। जब मैंने देखा तो वो मर चुकी थी। ये कैसे हो गया? वो गाय हमारी कमाई का एकमात्र सहारा थी। अब हम क्या करेंगे? सीमा, चिंता मत करो, मुझे नंदिनी का रहस्य पता है। मैं जंगल से पत्तियां लाता हूँ। ठीक है, लेकिन सावधानी से जाना। रोहन जंगल गया और उस पेड़ की पत्तियां तोड़कर गाय के पास पहुंचा। उसने पत्तियां गाय के सिर पर रखीं। तभी एक तेज रोशनी के साथ नंदिनी जीवित हो गई। रोहन खुश होकर बोला, नंदिनी, तुम वापस आ गई। भगवान का लख लख शुक्र है। पता है, मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लग रहा था। सीमा और मैं रो रो कर बुरा हाल हो गया। रोहन, अब मैं ठीक हूँ। चलो घर चलते हैं। सीमा मुझे देखकर खुश होगी। रोहन गाय को लेकर घर गया और सीमा को सब कुछ बताया। सीमा खुशी होकर बोली, नंदिनी, पता है तुम्हारे बिना हम परेशान हो गए थे। सीमा, अब चिंता मत करो, मैं फिर से लौट आई ना। मुझे अब प्यार से कामिनी कहकर बुलाना। रोहन, घर में खाने को कुछ नहीं है, अब क्या करें? रोहन, बाल्टी लाओ, मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। कामिनी, पहले जितना दूध देती थी उतना ही दो, वो हमारे लिए काफी है। रोहन बाल्टी लाया। एक जादुई रोशनी के साथ बाल्टी दूध से भर गई। सीमा बोली, वाह कामिनी, तुम्हारा दूध तो बहुत गाढ़ा है, लेकिन अभी हमारे पास चारा नहीं है। कोई बात नहीं, हमारे पास अमरूद का पेड़ है, उसकी पत्तियां लाओ, वही खा लूंगी। तभी नितिन पीछे से आया
और ये सब देखकर हैरान हो गया। मैंने तो इस गाय को मार दिया था, फिर ये कैसे जीवित हो गई? मुझे फिर से कुछ करना होगा। सीमा, मैं मुखिया के पास दूध देने जा रहा हूँ। अगर देर हो जाए तो चिंता मत करना। ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी लौटना। रोहन जंगल के रास्ते मुखिया के घर गया। रास्ते में उसने एक बूढ़ी औरत को कुटिया के सामने रोते देखा। अरे अम्मा, आप रास्ते में बैठकर क्यों रो रही हैं? बेटा, मुझे 2 दिन से भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए तो अच्छा होता। खाने के लिए कुछ तो नहीं है, लेकिन मेरे पास दूध है, आप इसे पी लो। बेटा, तुमने मेरी जान बचा ली। मेरे बेटे बहू मुझे छोड़कर चले गए। रोहन ने दूध का कुछ हिस्सा बूढ़ी माँ को दिया और बाकी लेकर मुखिया के पास गया। मुखिया जी, ये ताजा ताजा दूध लाया हूँ। रोहन, तुम कई दिन के बाद आया, कोई दिक्कत परेशानी थी क्या? हाँ मुखिया जी, मेरी गाय बीमार थी, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। वह दूध देकर घर लौटा। कुछ दिन बीत गए। रोहन अब गरीबों की मदद करने लगा। नितिन को ये देखकर बहुत जलन होने लगी। ये रोहन तो दूध बेचकर अमीर बनते जा रहा है, मुझे उसकी गाय को फिर से मारनी होगी। गांव में कामिनी की जादुई होने की बात फैल गई। मुखिया को भी पता चला। वो रोहन के घर गया और बोला, रोहन, मैंने सुना है तुम्हारी गाय बहुत खास है, क्या मैं उसे एक बार देख सकता हूँ? हाँ हाँ मुखिया जी, क्यों नहीं, आइए दिखा देता हूँ। वो मुखिया जी को गौशाला ले गया। रोहन, मुझे यकीन नहीं आ रहा है, क्या ये गाय मेरे सामने दूध दे सकती है? हाँ, क्यों नहीं, देखिए। उसने एक बाल्टी रखी और बोला, कामिनी, मुखिया जी को अपनी शक्ति दिखाओ। एक सुनहरी रोशनी के साथ बाल्टी दूध से भर गई। मुखिया लालच में आ गया और बोला, रोहन, ये गाय मुझे दे दो, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। नहीं मुखिया जी, ये गाय मैं नहीं बेच सकता। मुखिया ने गाय को छूने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ जलने लगे। रोहन, ये मुखिया गरीबों को लूटता है, आज मैं इसे सबक सिखाऊंगी। मुझे माफ कर दो, मैं ये गाय नहीं लूंगा। मुखिया जी, आपने गरीबों की जमीन छीनी है, उन्हें वापस कर दीजिए और माफी मांगिए। मुखिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सबकी जमीन लौटाई और गरीबों की मदद शुरू की। रोहन, अब मेरा काम यहाँ पूरा हुआ, तुम अब खुशहाल हो। मैं किसी और गरीब की मदद करने जाऊंगी। कामिनी, तुमने हमारी जिंदगी बदल दी, ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कामिनी चली गई और रोहन और सीमा खुशी खुशी रहने लगे।